मैं के.एस. चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वोकैब पंडित पर। हम लोगों ने इसके पीछे जो है सेंटेंस को पूरा देखा था, ठीक है। और सेंटेंस में हम लोगों ने ऑल टोटल 13 टाइप्स को डिक्लेयर कर लिया है, क्लियर कर लिया है, ठीक है। क्या क्या होते हैं पूरा उसको देख लिया है। और हमने बात किया था कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सेंटेंस एनालिसिस। क्या होगा? सेंटेंस एनालिसिस। तो आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस एनालिसिस को, ठीक है। हमारा क्या चैप्टर है? सेंटेंस एनालिसिस, ठीक है। अर्थात कि सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे उसको हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन आज लेने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो हम लोगों ने पीछे क्लियर कर लिया कि सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वह कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक। ये तो सेंटेंस का डिफिनीशन हो गया। आज हम लोगों को देखना है सेंटेंस के बारे में, ठीक है। एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, ठीक। आइए सबसे पहले एक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा? आई प्ले क्रिकेट, ठीक। अगर इसको हम लोग देखें तो कैसे हम लोग कहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहला नंबर चीज अगर इसको बांटा जाए तो पहला चीज होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट, ठीक है। जो किसी भी कार्य को करने वाला है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और वर्ब से लेकर के सेंटेंस का पूरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट, ठीक। अब प्रेडिकेट को भी अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे ले चल के देखें तो प्रेडिकेट में जो होते हैं क्या क्या चीजें मिल करके बनी होती हैं। सबसे पहला नंबर तो वर्ब आ जाएगा और वर्ब के आगे अगर देखेंगे तो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। ये सिंपली मैंने बोला है कि सिंपली दिखता है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा और देखें तो कॉम्प्लीमेंट भी दिख सकता है, ठीक है। और भी देखें तो और बहुत सारी चीजें दिख सकती है। अब दिखने का मतलब कि फ्रेज आपको दिख सकता है, फ्रेज के आगे दिखे तो कॉम्प्लीमेंट क्लॉज दिख सकता है, क्लॉज के आगे अगर देखे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और बहुत सारी चीजें दिख सकती है, इन्फिनिटिव विथ टू, जिरंड, ये सारी चीजें दिख सकती हैं। लेकिन हमें अभी जो बात करनी है यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि अगर सबसे सिंपल सा कोई भी सेंटेंस का उदाहरण लिया जाता है तो माना जाता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को माना जाता है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला नंबर चीज कि जो कार्य करने वाला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से लेकर के पूरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं। और अगर इसके आगे देखा जाए तो जो कार्य किया जा रहा है कर्ता के द्वारा अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा, जो काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, एक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये हमने आगे बताएंगे कि वर्ब जो है क्यों एक्शन को ही कहा गया, क्यों उसका डिफिनीशन वही बना कि एक्शन वर्ड को ही वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तो वर्बम एक शब्द होता है जो कि लैटिन का शब्द है, उससे लिया गया। उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए वहां पे अभी नहीं देखेंगे, इसको देखते हैं। जो हमारा प्ले है ये बनेगा हमारा वर्ब, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन किया जा रहा है खेलने का। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट सिंपली सभी लोग बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारा बनता है वो जो कर्ता कार्य कर रहा है, ठीक है, जो कर्ता कार्य कर रहा है और करने का जिस चीज पर प्रभाव पड़ रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। एक डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन, दूसरे डिफिनीशन में हम ये कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है और उसके बाद जो शब्द आ रहा है वो सब्जेक्ट के समान नहीं है, वो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा अंतर आने लगता है कभी कभी। अब वो कॉम्प्लीमेंट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो आगे बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये और ये सेम नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये भी एक बात हो गई। और दूसरा नंबर चीज कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है और करने का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। एक बात। अब ये अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया तो वर्ब के बारे में हम लोग डिटेल से अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे कि ये कौन सा वर्ब है, ठीक है। सिंपली या फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ये सब वर्ब का चैप्टर है। और ये ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। सिंपली हम लोगों को 2 तरह के ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश में पढ़ने होते हैं, वैसे तो पढ़ना होगा 7 तरह के, लेकिन हम लोगों का सिंपली 2 तरह से काम चल जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे भी आगे थोड़ा सा अगर बुक में देखने को जाएंगे तो एक दे देता है कॉग्निट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके आगे आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसके आगे अगर जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो ही गया है। उसके बाद से जो है इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सब टाइपों को हम लोग को अभी पढ़ना ही नहीं है, हमें सिंपल 2 चीज़ों को पढ़ना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे काम करेंगे, ठीक है। आगे हम जो है अभी इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन करेंगे, 7 टाइप के ऑब्जेक्ट जो है आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑब्जेक्ट का एक अलग से चैप्टर होगा आपका। तो सबसे पहला नंबर चीज कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किताबों में इसका क्या डिफिनीशन दिया है, हम इसको कैसे समझेंगे। ठीक, किताबों में सिंपली बोला जाता है कि जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होगा, क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग होंगे, जो निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तुएं, ठीक है, और जो हमारी लिविंग थिंग्स होंगी सजीव वस्तुएं, ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव और सजीव। ये किताबों की मैं बात बता रहा हूं, किताबों में कैसे लिखा है। किताबों में लिखा है कि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मेरी बात को समझिए, हम लोग इसको कैसे समझेंगे जो कि हमारे लिए इजी हो। मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी आपको वाट से, अगर वाट से क्वेश्चन किया जा रहा है और उसका आपको जो जवाब मिल रहा है वर्ब के बाद, उसी को आप कहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला कि अगर कहीं पर भी वर्ब के बाद वाट से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या से क्वेश्चन किया जा रहा है, और उसका जो आंसर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जहां पर whom से क्वेश्चन किया जा रहा है और जो उसका जवाब मिल रहा है वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, जो हमारा whom से क्वेश्चन किया जाएगा वो हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का मीनिंग क्या, व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या, और whom का मीनिंग किसको। अब इसके आगे भी इसमें बहुत सारे होते हैं, किसको, किसे, किस के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, एक बात हुई। अब इनका थोड़ा सा प्लेसिंग समझिए, प्लेसिंग क्या होता है। अगर प्लेसिंग की बात की जाए तो किसी भी सब्जेक्ट में सिंपली अगर आता है तो पहले आता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब, तीसरे नंबर पे आएगा आपका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थात कॉम्बिनेशन क्या बना कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, लेकिन अगर इसी को मैं डायरेक्ट को इधर लेके आऊं और इनडायरेक्ट को इधर लेके आऊं, ठीक है, अर्थात डायरेक्ट को अगर वर्ब के बाद में लगाना चाहता हूं या पहले लगाना चाहता हूं और इनडायरेक्ट को बाद में लेके जाना चाहता हूं, तो इसके लिए हमें बीच में, आप लोग बार बार देखे होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, यहाँ पे एक बीच में लगा होता है क्या, तो टू लगा होता है। बार बार आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश, तो वहाँ फिर टू लग के आता होगा। तो लड़कों को इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है कि टू लगा तो क्यों लगा, वो प्रीपोजिशन समझने में बैठ जाते हैं। तो सिंपली टू लगाते हैं, या मन करे तो फॉर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा टू। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये कंसेप्ट होता है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। ठीक, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे कैसे पहचानेंगे, ये क्या होंगे, सब चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक, अब इसको बताइए कि क्रिकेट हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। क्रिकेट को अगर मैं देखूं, अपने जो है जो डिफिनीशन मैंने दिया है, आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं। ठीक है, व्हाट का क्वेश्चन मैंने किया, मैं क्या खेलता हूं, तो क्या का जवाब क्या आया, क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्या खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं। तो क्या का जो जवाब देता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
हाँ, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही गेव मी अ पेन। क्या मैंने लिखा है? ही गेव मी अ पेन। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, गेव वर्ब, और मैंने अभी एक आपको जो है रूल लिखवाया था, स्ट्रक्चर लिखवाया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएं तो सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस रूल के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के नियम से? ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसी को मैंने बताया था कि एक और तरीके से लिख सकते हैं, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे और इनडायरेक्ट को बाद में, तो टू या फार यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इसको अगर हम इधर करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ही गेव अ पेन टू मी। ऐसे ही आपको बुक में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे टू लगा करके। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा गया है? रवि माय फ्रेंड टीचेस मैथमेटिक्स। क्या मैंने लिखा है? रवि माय फ्रेंड टीचेस मैथमेटिक्स। अब एक बात बताइए यहाँ पे कि ये जो हमारा रवि है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो रवि का पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी लोग जानते हैं क्या है? नाउन है। ठीक है, और नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, सिंपली हम लोग पढ़े हैं कि उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। लेकिन उसी शब्द को एक और चीज बोला जाता है जिसे कहा जाता है अट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है? अट्रीब्यूट। ठीक है, जब किसी प्रॉपर नाउन के बारे में कोई जो है शब्द आके बताए, उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसके बारे में, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अट्रीब्यूट। तो क्या ये जो माय फ्रेंड है ये रवि के बारे में बता रहा है? एकदम बता रहा है। देखिए, रवि मेरा दोस्त, तो रवि और मेरा दोस्त क्या दोनों एक ही चीज है? दोनों एक ही चीज है, और एक ही के बारे में ये माय फ्रेंड बता रहा है, रवि के बारे में ही बता रहा है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन के बारे में कोई चीज आ करके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रीब्यूट। क्लियर है? तो ये अट्रीब्यूट का हमारा डिफिनीशन रहा कि अट्रीब्यूट कैसे होता है। ठीक है, टीचर्स क्या हो जाएगा? वर्ब है। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या का जवाब दे रहा है? रवि जो कि मेरा दोस्त है, टीचर्स पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? मैथमेटिक्स। तो क्या का जवाब देने वाला अभी मैंने बताया था क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा गया है? द बॉय इन दिस कोचिंग रीड्स ऑल सब्जेक्ट्स। क्या लिखा गया है? द बॉय जो लड़का है, इन दिस कोचिंग जो कि इस कोचिंग में है, रीड्स पढ़ता है, ऑल सब्जेक्ट्स सभी सब्जेक्ट को, सभी विषय को पढ़ता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक है, नाउन के पहले आर्टिकल आया है, और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, दिस हमारा ये हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, इसको अगर बात किया जाए कि ये वाला पोर्शन क्या है केवल, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
अब इस रूल की हमें सीखने की ज़रूरत क्या है? ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें जो है इस रूल से एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। इस रूल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कहीं पर भी ना कहीं पे इससे क्वेश्चन रहेगा। अब इससे क्या क्वेश्चन रहता है वो समझिए। हमारा होता है कि कहीं पर भी क्या होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और दूसरा नंबर चीज, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करने वाला चीज, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या ये पूरा जो चीज है यहाँ से दिस कोचिंग ऑब्जेक्ट है? और किसका ऑब्जेक्ट है? इनका, ठीक। अब हो गया। और एक बात बताइए, जो हमारा वर्ब लगता है वो क्या सब्जेक्ट के अनुसार लगता है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो सब लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा यहाँ पे जब सब्जेक्ट देखा जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट के पहले वाला हिस्सा अर्थात बॉय हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और बॉय है हमारा सिंगुलर, तो इसीलिए हमारा वर्ब लगा यहाँ पे सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? रीड्स, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा। और यहीं पे गलती करके आपको एग्जाम में दिया जाएगा, यहाँ पे रीड लगा के दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे चेंजेस करके दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि हमारा इसका क्या काम है। अब एक और चीज़ इसको समझिए, ये क्या है? इसको वैसे मैंने बताया भी है फ्रेज वाले चैप्टर में। कहाँ पे मैंने बताया है? फ्रेज वाले चैप्टर में मैंने बताया था। ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सा फ्रेज? इन दिस कोचिंग का पूरा पार्ट जो होगा वह कहलाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सा फ्रेज? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज को एक और नाम से जाना जाता है, एडवर्बियल। क्या नाम जाना जाता है? किस नाम से? एडवर्बियल के नाम से। अब यहाँ पर एक और बात आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एडवर्ब और एडवर्बियल दो ठो अलग अलग टर्म है और इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजन ये है कि ज़्यादातर लोग जो एडवर्ब होता है उसी को एडवर्बियल समझते हैं, अर्थात दोनों को सेम समझते हैं कि कहीं पर भी अगर जो एडवर्ब है उसको एडवर्बियल बोल दो, जो एडवर्बियल है वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये गलत है। जहाँ कहीं पर भी अगर वह एडवर्ब है तो एडवर्बियल होगा, फिक्स है। लेकिन हर एक एडवर्बियल एडवर्ब नहीं होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक ग्राफ बनाता हूँ, समझ लेंगे आप। ये मेरा एक ग्राफ हो गया, ठीक है, एक ये हो गया इसमें, और एक ये पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ एडवर्ब, ठीक, और ये है हमारा एडवर्बियल। क्या है? एडवर्ब और एडवर्बियल, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या जितने भी सारे एडवर्ब हैं वो सभी एडवर्बियल के अंतर्गत हैं? क्या एडवर्बियल होंगे? तो कहेंगे कि हाँ, अर्थात जितने भी एडवर्ब होते हैं वो सारे एडवर्बियल होते हैं। और क्या पूरे जो है एडवर्बियल एडवर्ब हैं? तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। यही लोगों के मन में जो है गलत चीज़ भरी हुई है, ये दोनों सेम होते हैं। और एक चीज़, एडवर्ब और एडवर्बियल में डिफरेंस क्या होता है? सिंपली जो एडवर्ब होता है यह वन वर्ड का होता है। कितने वर्ड का होता है? वन वर्ड का होता है। अगर केवल एक शब्द है तो वह दोनों चीज़ होगा। वन वर्ड है तो एडवर्ब भी हो जाएगा और एडवर्बियल भी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सारे एडवर्ब एडवर्बियल भी होते हैं, ठीक। लेकिन जितने भी हमारे एडवर्बियल होंगे वो क्या होंगे? वन वर्ड हो ही सकते हैं, क्या कि एडवर्ब होता है। उसके साथ फ्रेज भी हो सकते हैं, उसके साथ हमारे क्लॉज भी हो सकते हैं, जो कि एडवर्ब कभी नहीं हो सकता है। एडवर्ब केवल और केवल एक वर्ड होगा, कभी भी फ्रेज और क्लॉज को हम केवल एडवर्ब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एडवर्बियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एडवर्ब और एडवर्बियल में डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैंने कंसेप्ट क्लियर करा दिया। इसको आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसको जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडवर्बियल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारा जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। चलिए, और दूसरे माध्यम में कहें तो अट्रीब्यूट भी बोला जा सकता है। देखा जाए तो क्या बोला जा सकता है? अट्रीब्यूट, ठीक है।
ये अट्रीब्यूट भी हो सकता है, क्योंकि बॉय के बारे में ही बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बॉय के बारे में ही दिया जा रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा गया है? द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक इज वेरी टफ। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, सॉरी ये हमारा पोर्शन क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सा फ्रेज? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर ये सारी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जा करके देख लीजिए, फ्रेज का मैंने पूरा जो है चैप्टर अपलोड कर दिया है। ठीक, और अभी मैंने एक चीज़ बताया था कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके आगे वाला चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसके पहले वाला चीज़ सब्जेक्ट होगा। ये चीज़ मैंने अभी समझाया था। तो एक बात बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ये हमारा चीज़ है? ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है, और प्लूरल है। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे इज होगा कि आर? यही चीज़ मैंने बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही चीज़ करके देगा। तो यहाँ पे इज गलत है, क्या होगा? आर होगा, ठीक है, ये हमारा आर होगा। ठीक, अब एक और बात समझिए, इसको जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडवर्बियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये एडवर्बियल भी है। ठीक, और अगर इसके आगे देखा जाए तो एक चीज होता है एजंक्ट। क्या नाम होता है? एजंक्ट। और इसी को अगर दूसरे नाम में कहा जाए तो पार्टिटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्टिटिव। अब एजंक्ट क्या होता है और पार्टिटिव क्या होता है? तो ऐसा कोई भी चीज जो कि किसी चीज का सोर्स बने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का सोर्स है, स्रोत है, क्या वह बुक है? ठीक है, तो ऐसे किसी भी चीज को हम लोग बोलते हैं एजंक्ट या पार्टिटिव। और दूसरे माध्यम में एक और चीज होता है कि जो हमारे एडवर्बियल होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं एडजंक्ट या पार्टिटिव। वो सभी नहीं होते हैं। तीसरा नंबर पे चीज क्या हो सकता है? सिंपल बात, जब किसी चीज के बारे में, किसी जो है नाउन के बारे में कोई जो चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, कुछ ज़्यादा उसके बारे में बताती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एजंक्ट या पार्टिटिव या एडवर्बियल। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों है? क्योंकि प्रीपोजिशन से बना हुआ फ्रेज है, ठीक है। तो एजंक्ट या पार्टिटिव क्यों है? क्योंकि इसके बारे में यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और एक और चीज़ कि जो हमारा एजंक्ट या पार्टिटिव होते हैं वो क्या होते हैं कि वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर या सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। यह जो है ऐसे पोर्शन इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर अभी सब्जेक्ट में मैंने जोड़ा है। तो ये जो होते हैं सेंटेंस में आते हैं, लेकिन इनको हटा देने से सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे से इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा? द क्वेश्चंस आर वेरी टफ। तभी भी क्या है? कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। तो जो एजंक्ट होते हैं वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे या कहीं पर भी सेंटेंस में आ सकते हैं, और इनको हटाने से सेंटेंस के मीनिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं आता है। और यह किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में या कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पीछे आएगा वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट के बारे में, कभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया एजंक्ट या पार्टिटिव, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे किस चीज का? कॉम्प्लीमेंट का। और कॉम्प्लीमेंट में किस कॉम्प्लीमेंट का? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग तीनों टाइप के कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग जानते होंगे तो क्या जानते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपली कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं? कॉम्प्लीमेंट को अगर हिंदी में नाम दिया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है पूरक। क्या नाम दिया जाता है? पूरक।
अर्थात कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक क्या होता है, जो सेंटेंस में आ करके सेंटेंस के अर्थ को, भाव को कंप्लीट कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या पूरक कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 ठो कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेना है। 3 ठो कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाएगी तो फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और तीसरा क्या होता है, वर्बियल कॉम्प्लीमेंट या वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वर्बियल या वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इसको वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक टाइप को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूं, खुश हूं। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, एम क्या है इसमें, एम हमारा कौन सा वर्ब है, कई लोग इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कई लोग इसको मेन वर्ब बोलते हैं, और होता वास्तव में क्या है, लिंकिंग वर्ब, ये भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई लोग कहेंगे कि ये सर आपने नहीं बताया कि लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं वो भी। और लिंकिंग वर्ब के बाद आता क्या है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद याद कर लीजिए कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और वह कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा वो अलग बात है, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब कब सब्जेक्टिव होगा कब ऑब्जेक्टिव होगा क्या होगा वो देखा जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर इस चीज को हटा दे हैप्पी को तो क्या होगा, आई एम, मैं हूं, मैं क्या हूं, आधा अधूरा अर्थ है। और मैंने कहा कि जो शब्द आ करके सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर दे उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो क्या यह हैप्पी आने से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ठीक, तो यह क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, फर्स्ट नंबर चीज। ठीक, अब एक और बात आती है, मैंने एक और चीज जो है समझाना है, क्या समझाना है वो समझिए। अगर किसी जो है चीज के लिए एक ही शब्द के लिए दूसरा शब्द आए, जैसे इस आई के लिए ही तो हैप्पी आया है, अर्थात जो आई है वही तो हैप्पी है, और जो हैप्पी है वो कौन है, आई ही है, अर्थात दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। अगर अलग अलग चीज होगा तो अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जब एक ही चीज हो जाएगा तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, यह जो हैप्पी है यह कौन है, सब्जेक्ट ही है, इसको आई को सब्जेक्ट कहेंगे ना, तो आई ही हैप्पी है या सब्जेक्ट ही हैप्पी है, तो यह जो है कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना तो यह किसका कॉम्प्लीमेंट, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन के आए वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइए नेक्स्ट और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बोलें। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू आर अ डॉक्टर, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर क्या हो जाएगा। अब एक और बात समझ लीजिए, लिंकिंग वर्ब पहचानेंगे कैसे, लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, कॉपलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब कहें या लिंकिंग वर्ब या कॉपलर वर्ब। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। अब एक बात बताइए, एक यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और एक डॉक्टर हमारा क्या हो गया, इसको सिंपली अभी नाउन प्रोनाउन मानते हैं, ये प्रोनाउन है ये नाउन है। तो अगर इसको अगर हम हटा देते हैं आर को, तो क्या यू और डॉक्टर दोनों अलग अलग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, सिंपली दिखेंगे। अब देखिए, यू तुम, डॉक्टर डॉक्टर, कौन डॉक्टर भाई, कहाँ का डॉक्टर, कौन सा यू, दोनों एक नहीं लग रहे हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति लग रहे हैं, दो ठो व्यक्ति लग रहे हैं। लेकिन
अगर जब मैं यहाँ पे आर लगा देता हूं तो यू आर अ डॉक्टर। अब पता चल गया कि जो यू है वही डॉक्टर है। क्लियर है? जो यू है वही क्या है? डॉक्टर है। अर्थात दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अर्थात इन दोनों को लिंक कर दिया, ये दोनों को आपस में जोड़ दिया। यही शब्द तो जोड़ा। ये नहीं आया था तो दोनों अलग थलग पड़े थे, ये शब्द आने से दोनों जुड़ गए। तो जोड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है लिंक, और जोड़ने का काम कौन किया है? वर्ब। तो लिंक करने वाला वर्ब, लिंक करने वाला वर्ब अर्थात उसको क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। ठीक है? आप लोगों को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये बताया गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और ने वाला जो है इसका मीनिंग भी निकलता है। ने वाला जोड़ने वाला वर्ब। तो जोड़ने वाला वर्ब कैसा वर्ब? तो जोड़ने वाला वर्ब। तो ये लिंकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाएगा तो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे बात होगी इस पर। और अभी मैंने बताया है कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब के बाद ये आया तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और एक बात बताइए, यह किसका कॉम्प्लीमेंट है? क्या यू को ही डॉक्टर बोला गया है? यू ही डॉक्टर है, तो यू ही डॉक्टर है मतलब सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट बनाया गया है। और जब सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट बनाया जाता है तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर। अभी और हम लोग जो है एग्जाम्पल को करेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में, और भी आपको एग्जाम्पल मैं दूंगा। अभी हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि समझ में कम आया होगा, आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? और अगर कहीं पर भी इस वीडियो को देखने में कहीं पर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिए। थैंक यू।